ठीक। राजू जी, आपके महाराष्ट्र से ही एक शख्स ने दिल्ली में धरना दिया, रामलीला मैदान में, और पूरी इबारत को बदल के रखा। अ, अरविंद केजरीवाल उसी आंदोलन, उसी धरने से निकले और पार्टी बना ली। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जो बनी, वो देश की सियासत पे जिस तेजी से बढ़ रही है, उसके पीछे वो जनाधार है जिसका वो दावा करते हैं कि हम वेलफेयर की स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, दिल्ली हमारा मॉडल है और इसके तहत हम पूरे देश में छा जाएंगे। क्या ये दिल्ली तेजी दिल्ली में जो उनका मॉडल है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि इसी मॉडल को हम पूरे देश में लागू करेंगे? क्या ये तेजी से बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के शेयर एक संदेह पैदा करते हैं? कहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं? अभी अभी की जो चुनाव हुए हैं उसमें खाता भी नहीं खोला उन्होंने। जिस जो एक मध्य प्रदेश में तो एक एक्ट्रेस को खड़ा किया, चुनाव में खड़ा किया जी। था, उसके सोशल मीडिया पे 12 लाख फॉलोअर, लेकिन वोट 2000 भी नहीं मिले आप आम आदमी पार्टी के। खैर वो जाने दीजिए, मैं जी। बात मेन मुद्दे की बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में कुछ भी फर्क नहीं है। शासन तंत्र चलाने की तरीके में, सोच में, और पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में लेने, केंद्र में लेने की तरीके से। साध्य साधन सुचिता आरएसएस की जो है, जो मानते नहीं है, वही साध्य साधन सुचिता केजरीवाल भी नहीं मानते। तो ये मिरर इमेज है। केजरीवाल का दर्द ये है कि जी। मोदी जी वहां बैठे हैं और केजरीवाल यहाँ बैठे हैं, और दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल में कुछ फर्क नहीं है। ये मॉडल वाले लोग जो है ना, वो हमेशा आपको भ्रमित करते हैं। केजरीवाल एक और खतरा है भारतीय लोकतंत्र के लिए, जो 2011 में एक्चुअल खतरा साबित हुआ। वो खुद सिंहासन पे नहीं बैठ सका, लेकिन वो जी। खतरा तो उसे उन्होंने पैदा किया। लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह से ध्वस्त किसने किया? केजरीवाल ने किया। अन्ना तो नाम है, अन्ना तो एक प्यादे का नाम है, ही इज एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट नाउ। लेकिन केजरीवाल का खतरा आज भी देश के सामने मंडरा रहा है, और मैं बार बार ये कहूंगा कि जी। केजरीवाल का शासन अगर आप उसमें रहेंगे, इस देश में नहीं आए, भगवान करे, खुदा करे, और अगर वो सब ना हो तो जो भी कायनात, जो भी, मैं ये चाहूंगा कि उसका कभी शासन ना आए, लेकिन आए तो आप कहेंगे कि मोदी जी बहुत ही दयालु और अच्छा आदमी। ऐसी संदेह आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अगर इस बात को कहें कि जो मौजूदा शासन है उसकी हम उसके बारे में जब हम चर्चा करें, हम बताते हैं कि भई ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का शासन ना आए क्योंकि वो इससे भी बुरा होगा। ऐसा संदेह आपको क्यों लग रहा है? कहाँ आपको दुविधा हुई इस चीज़ को पढ़ने में? ये डिक्टेटरशिप जो है ना, आज हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी नींव ही केजरीवाल ने डाली है। ट्रोल्स, विदेशी फंड्स का इस्तेमाल, एफसीआरए के थ्रू परिवर्तन में आए हुए, फिर जिस तरह से जो मॉडल अपने बड़े पैमाने पे अपनी ताकत के हिसाब से आज आरएसएस बीजेपी यूज कर रही है, वो जी। सारा तंत्र ही केजरीवाल ने विकास किया है उसका। तो और केजरीवाल और पढ़ा लिखा भी आदमी है, यानी थोड़ा जी। बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा तो है। जी। तो वो आईआरएस भी था। वो आईआरएस होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने सारे आईआरएस और आईपीएस ऑफिसर अभी रिटायर्ड होके अपनी हैंडल पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रहते हैं। लेकिन वो जी। आईआरएस थे, तो देखिए वो और भी खतरनाक हो जाएगा। बाकी सारे गुण सेम है, और आरएसएस का पूरा हाथ है उसके बड़ा बनने में। क्योंकि उसका आंदोलन कामयाब होना ही मोदी जी की सत्ता की नींव थी, और वो हो चुका। अब वो अगर कभी सत्ता पे दावा करने की पोजीशन में आए, जो आएगा नहीं, लेकिन हम ये जी। नहीं कह सकते, क्योंकि 10 साल पहले ये भी नहीं कह सकते थे कि देश इस स्थिति में आएगा। आया तो आप समझ लीजिए कि जी। आप सीधा खाई में जा रहे हैं। ऐसे में अन्ना हजारे को आप कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो तो एक प्यादे की तरह है, लेकिन हम जब देखते हैं कि जब देश में किसानों की बात होती है, महिला पहलवानों की बात होती है, और दलितों या अल्पसंख्यकों पर शोषण की बात होती है, तो अन्ना हजारे का कहीं कोई बयान नहीं होता। सरकार से जुड़ा हुआ कोई पहलू आ जाए, या जिस पर सरकार चाहे कि बयान आना है, तो उस पर अन्ना हजारे कहते हैं कि मैं कल से परसों से दिल्ली में यहाँ वहाँ धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, अनशन दूंगा। क्या अब विश्वसनीयता बची है उनकी? और उनको किस तरह से अब महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, खासतौर पे क्योंकि महाराष्ट्र से ही उनको लेकर आया गया था और दिल्ली में बैठाया गया था उस मंच पे?
वो एक मैंने कहा प्यादा है तो प्यादा है, एक ज़हर होता है या दवा होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो उनके उनके अ, असर होने का एक्सपायरी डेट जा चुकी है। उनका असर 2013 तक था, उसके बाद उनकी एक्सपायरी डेट खत्म हुई। अब अन्ना हज़ारे नाम के व्यक्ति एक रालेगन में रहते हैं और वो कुछ भी दावा करते हैं, उसे हमें गंभीरता से नहीं लेना क्या उनके आसपास रह रहे लोग या महाराष्ट्र के आम मतदाता की अगर हम बात करें, उनके कहने पर चीज़ों में बदलते हैं, उस पे विचार बदले जा सकते हैं लोगों के? अगर अन्ना हज़ारे कहते हैं कि भई ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अब वो सिनेरियो आया है कि अन्ना हज़ारे की बात को लोग नकार दें, क्योंकि हमने देखा कि चाहिए। नहीं, नहीं उनकी अरे भाई साहब, जी, आज नहीं तब भी था, तब भी अन्ना हज़ारे का पैनल रालेगन में कभी चुन के नहीं आया है। उनके अच्छा, ऑपोज़िशन वाले चुन के आए और जबकि मेरे ऊपर उन्होंने झूठे आरोप किए, मैं रालेगन में गया, तो बड़ी सभा हुई और सरपंच ने कहा कि राजू परूलेकर सच बोल रहे हैं और अण्णा झूठ बोल रहे हैं और अण्णा वो मंदिर में अंदर छुपे थे, उसके फ़ोटोग्राफ्स मेरी वेबसाइट पे हैं। तो बात ये है कि अन्ना हज़ारे की सुनने वाले उनके गाँव वाले ही नहीं हैं और अब तो वो इनसिग्निफिकेंट और बहुत बूढ़े हो गए हैं। हम उनके ऊपर बात करना भी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद इंसान जी। को छोड़ देना चाहिए, उसकी अच्छे-बुरे कामों का कयामत के दिन फैसला होगा। अच्छा राजू जी, ये जो अन्ना हज़ारे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़ी की गई तमाम चीज़ें थी, वो सिर्फ़ सत्ता परिवर्तन चाह रहे थे कि कांग्रेस से सत्ता हटकर बीजेपी के पास आ जाए या कांग्रेस सत्ता से हट जाए, या उससे बड़ा आगे का भी कोई रोड मैप आपको लगता है कि उस पूरे सिनेरियो का था? नहीं, नहीं, इसमें बहुत बड़ा साजिश है, इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जो दयाशंकर मिश्रा ने राहुल गांधी पे किताब लिखी है अभी, जी, जो जिसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, उसमें मेरा इंटरव्यू जो है एचडब्ल्यू चैनल पे मैंने दिया था, वो इंटरव्यू पूरा उन्होंने छापा है। और उससे पहले और बाद में जो-जो हुआ उसमें लिखा है उन्होंने। उन्हें डिटेल में लिखा है विवेकानंद फाउंडेशन में कैसे मीटिंग्स होती थी। तो ये बात इतनी आसानी से और इतनी सहजता से नहीं हुई। उसमें विदेशी ताकतों का हाथ रहा है। ये जी, भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से नींव से उखाड़ने की कोशिश में गए 7 दशकों से लगी हुई ताकतें इसमें शामिल है और जिनको सत्ता पानी थी, वो आरएसएस जैसी संगठन और केजरीवाल उस वक़्त मिले हुए थे, उनका मीटिंग ही जेटली जी के घर पे होती थी, तो उसमें और जी, कौन-सी नई बात है। और भी कई चीज़ें थी शामिल उसमें। जी, वो तो हर चीज़ है, वो कैलकुलेटेड गेम था। जब केजरीवाल यहाँ तक पहुँचा, उससे आगे नहीं जा सके, उसकी लकीर खींची गई। ये सारी चीज़ें कोई एक व्यक्ति नहीं, कई धर्मपीठ थे हिंदुओं के, यानी जैसे कि जो बाबा झूठे यानी जो वास्तविक रूप से संत नहीं है, जो जी, पॉलिटिशियन है, तो वो उसमें शामिल थे। उन्होंने बाद में बड़े इंडस्ट्री वगैरह बड़ी की, अपनी खुद की, जिसके जी, शेयर्स ऊपर जाते हैं, एडवर्टाइज़मेंट आने की वजह से उनके वो टीवी पे बोलना ही मना है और बोलते हैं तो उनको डिफेमेशन डाल देते हैं। खैर उनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किए हैं। जी, वो थे, फिर अ, अपने आप को एनजीओ कहने वाले लोग थे, फिर कुछ लोग भ्रमित होके गए उनके साथ। उनको लगा कि वो जी, बहुत बड़ी आज़ादी आने वाली है देश में। एक्चुअली जी, थी वो आज़ादी थी। तो जी, 73% हम लोकतांत्रिक थे उस वक़्त की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, तो यानी अच्छा खासा लोकतंत्र थे। तो वो जी, सारी चीज़ें हमने खो दी, तो उसके पीछे जी, इतनी बड़ी साजिश थी। तो ये साजिश खत्म करने के लिए उतनी ही बड़ी ताकत लगाना, उतनी ही बड़ी बुद्धि और इतने ही लोगों को लगाना ज़रूरी पड़ेगा और जनता को सबसे बड़ा जागरूक करना ज़रूरी है क्योंकि आज भी जनता इस भ्रम में जी रही है कि जी, हम किसी एक राजयुग में जा रहे हैं या राम राज्य में जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं, हम एक अंधा युग में जा रहे हैं और हम जी, मानवीयता से पाशवीकरण हमारा धीरे-धीरे हो रहा है। हम एक अच्छे फूलों के दस्ते की तरह एक अच्छे लोकतंत्र थे और आज जी, हम जिस तरह के बन गए हैं, वो मनुष्य की जीवन के लिए कोई खुश जी, होने वाली बात नहीं है, इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत नीचे आ गए हैं। हंगर इंडेक्स में भी नीचे आ गए हैं। ये मेरा वो आ गई है, इसको मैं एक बार दिखाता हूँ। जी, ये चाहता है कि आप ये आएँ, हाँ, उसका इंटरव्यू में एक बार होना ज़रूरी होता है। तो वो आके अच्छा, मुझे बताता है कि दिखाओ मुझे। तो तो ये जो है, ये सारी बातें आप समझ लीजिए। तो ये बात आप अगर ठीक ठीक, से समझेंगे, कनेक्ट करेंगे डॉट्स तो आपको समझ में आएगा ठीक, इसमें अडानी कैसे आए हैं। फिर बाबा रामदेव की पतंजलि
अगर उनको इंडस्ट्री खोलनी थी तब वो आंदोलन क्यों कर रहे थे? कई बातें ठीक, उस वक़्त बोली गई थी, वो हुई क्यों नहीं? क्योंकि लो डॉलर तो बहुत सस्ता होने वाला था, रुपया की तुलना में ₹40 होने वाला था डॉलर। फिर ठीक, इतने पैसे विदेश से काला धन आने वाला था कि हमें टैक्स ही भरना नहीं पड़ने वाला था। तो ठीक, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी, ये बाबाओं ने बोली थी, अपने पीठ से बोली थी, जो यानी पीठ काहे के, लेकिन ठीक, ये सारी बातें आप ये बोलेंगे, आप ये बोलेंगे, आप ये रोल करेंगे, जैसे आज भी हो रहा है। मीडिया को दिया जाता है, रोज़ शाम को ये मीडिया ये खबर चलाता है, वो मीडिया वो खबर चलाता है। फिर 71 की जंग की वो कौन, हकदार कौन? तो इंदिरा जी को कम दिखाओ आँखों, फिर किसी और को आगे करो। ये सारी चीज़ें जो है वो एक शतरंज की पूरे उसकी तरह है, फैले हुए ठीक, टेबल की तरह है। तो उसके ऊपर आप समझ लीजिए कि इतने आसानी से हम लोग लोकतंत्र को वापस पहले जैसे नहीं ला सकते। और फिर ठीक, लोकतंत्र का क्या मतलब है? सत्ता परिवर्तन का मतलब लोकतंत्र नहीं, सत्ता परिवर्तन कल हो गया, समझ लीजिए, हम लोग हाइपोथेटिकली बात करते हैं। तो नए सत्ता में ठीक, आने वाले लोग कहेंगे कि ये गोदी मीडिया तो लेट गया था उनके सामने, तो ठीक, हमारे सामने खड़ा क्या रहेगा? हमारे सामने भी लेटो। तो फिर हम लोग हाँ, वो वाली स्थिति में फिर कैसे जाएँगे? ठीक। और प्रतिशोध की राज भावना तो हमेशा इंसान में सबसे ज़्यादा रहती है।